हेलो एवरीवन, कि जैसा कि हमने बोला था कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। आज उस सीरीज का मैं पहला क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीटली सॉल्व कराने जा रहा हूं और वो पेपर है BHU 2018, मतलब लास्ट ईयर का BHU का MSc केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, आपने देखा होगा कि BHU की कहीं कहीं आंसर की मिल जाती है और कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन तो किसी भी पेपर का कहीं अवेलेबल नहीं होगा। ये आपको एक पहला प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर आपको पूरा पेपर कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा। हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बताया जाएगा कि किसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन मिस्टेक है तो वो कहाँ है, अगर उसके ऑप्शंस में मिस्टेक है तो वो कहाँ है। ठीक है, और पेपर का जो पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ उसका PDF फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन पेपर साथ दे सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, और BHU 2018 की तो आपको आंसर की भी नहीं मिली होगी क्योंकि ये पेपर की आंसर की ही नहीं आई थी। इसको पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छा पेपर था क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल से थे। ठीक है, नेट के कुछ प्रीवियस ईयर थे, मैंने देखा गेट के भी कुछ प्रीवियस ईयर थे और कुछ जैम के भी प्रीवियस ईयर थे। और प्रीवियस ईयर BHU में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि BHU के प्रीवियस ईयर भी रिपीट करता है, तो यहाँ प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपको कहीं भी इसके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। ठीक है, और गलती से मिलता है तो कहीं एक दो कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट का मिलता है पर पूरे पेपर का वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको पूरे पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 2018 BHU का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। और आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगी कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन को लिखूंगा, ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे साइड में क्वेश्चन शो होता रहेगा आपको, ठीक है, और उसका मैं सॉल्यूशन कराता रहूंगा, बताता रहूंगा, अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, कैलकुलेशन की जरूरत होगी तो मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा। आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से BHU के। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था इन द इक्वेशन H psi equals to E psi which one of the following is correct? H psi equals to E psi which चार ऑप्शन दिए थे जिसमें, ठीक है, एक्चुअली में ये है क्या, ये क्वांटम से क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं हर क्वेश्चन को बताऊंगा ये क्वेश्चन किस पार्ट से है। ये क्वांटम का क्वेश्चन है और ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था phi इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा था H ऑपरेटर स्टैंड्स फॉर, मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थर्ड इज E स्टैंड फॉर द सम ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, साइन स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये चार ऑप्शन थे। ठीक है, देखो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रोबेबिलिटी टाइम का फंक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। तीसरा ऑप्शन है E स्टैंड फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन भी है। कैसी इक्वेशन है? आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ठीक है, ये आइगन फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, एक आइगन फंक्शन हो गया और ये मेरा ऑपरेटर हो गया और ये मेरी आइगन वैल्यू होगी। ये क्या होगी, मेरी आइगन वैल्यू होगी। और आइगन वैल्यू जो होती है वो सर्टेन वैल्यू होती है, ना कि एवरेज वैल्यू। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। तो पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। सेकंड और फर्स्ट की बात करते हैं, दोनों में कंफ्यूजन है। देखो बिल्कुल प्रीवियस ईयर में बोला है कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और सेकंड में लिखा है कि अगर आपको दो ऑप्शन एक जैसे दिखे हैं तो उसमें मोस्ट रिलेटेबल ऑप्शन देखना है। देखो ये जैसे कि टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है तो यहाँ जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है। किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ पोजीशन, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। और तो पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका, सेकंड इनकरेक्ट क्यों है? अब आप बोलेंगे कि सर H भी तो हैमिल्टोनियन भी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, पर वो ऑपरेटर का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का सम होता है। अगर सेकंड स्टेटमेंट में H स्टैंड फॉर द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लिखा होता, लास्ट में ऑपरेटर लगा होता, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड इन ए बॉक्स ऑफ साइज।
ये बिल्कुल 1D बॉक्स का क्वेश्चन है, ये भी क्वांटम का क्वेश्चन है। देखो क्वांटम ये सारे मेरे टॉपिक के क्वेश्चन है, पहले फिजिकल का पार्ट को सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो BHU में माना जाता है वो फिजिकल का ही माना जाता है, ठीक है। तो फिजिकल का पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ। फिजिकल का पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको एक अप्रोच आनी चाहिए, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करें जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैंने खुद जब मैं पेपर को एनालाइज कर रहा था, मैं देख रहा था कि कहाँ कितना मटेरियल अवेलेबल है, मैंने देखा कि बिल्कुल मटेरियल अवेलेबल है ही नहीं, और जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि BHU ड्यू के प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने प्रॉमिस किया था तो हमें लेकर आने थे बिल्कुल। इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट ईयर से ही क्यों ना स्टार्ट किया जाए। इस वीक आपको 2018 का मिलेगा, नेक्स्ट वीक 2017 का, इसी सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जब मास है 10⁻⁻30 kg है, ठीक है, कन्फाइंड इन ए बॉक्स ऑफ साइज, लेंथ है बॉक्स की 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है। इस एनर्जी कितनी दी है? 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। उसने बोला जब एनर्जी 3500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो बॉक्स की लेंथ क्या होगी, तो L2 की वैल्यू क्या होगी। देखो ये 1D बॉक्स का क्वेश्चन है तो हमें पता है एनर्जी 1D बॉक्स की क्या होती है, n²h²/8ml², ठीक है, सिंपल सी बात है। लेंथ की बात पूछिए, पहले E1 निकालने के लिए L1 लेना पड़ेगा। E1 इक्वल्स टू n उसने ग्राउंड स्टेट की बात करी है दोनों के, तो दोनों के केस में n की वैल्यू क्या है, 1 है। ग्राउंड स्टेट की बात की है, ग्राउंड स्टेट की बात की है तो n की वैल्यू 1 है बोथ केसेस में, तो ये बेसिकली हो जाएगा h²/8 है। मास सेम ही है दोनों केस में, सिर्फ लेंथ वेरी कर रही है। सिर्फ क्या वेरी कर रही है? लेंथ वेरी कर रही है। तो अगर हम रिलेशन देखें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L², क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, h²/8m तो कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है? सिर्फ लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं E1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/L1², और E2 की बात करूं सेकेंड एनर्जी के लिए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो E1/E2 इक्वल्स टू L2²/L1 का स्क्वायर। बस अब दोनों एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ E1 की वैल्यू पता है, E2 की वैल्यू पता है, L1 की वैल्यू पता है, L2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो E1 की वैल्यू कितनी है? 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू कितनी है? E2 की वैल्यू देखो, E2 की वैल्यू के यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, दैट इज 3500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको पता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी? 3500 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। तो E1/E2, E1 की वैल्यू 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू 3500 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और L2 की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? L2 की वैल्यू निकालनी है। L1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। तो L2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ मीटर, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, ये मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है, क्योंकि L2 की वैल्यू बेसिकली L2 मीटर में है तो L1 मीटर में है तो L2 भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो इसको डिवाइड करो, दैट इज 100 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10⁸ इक्वल्स टू L2²/10⁻⁻20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो L2² हो जाएगा 10⁻⁻20/10⁸। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा कि L2² इक्वल्स टू 10⁻⁻28, यानी L2 की वैल्यू मिल जाएगी 10⁻⁻14 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेल px इंटू डेल वाई, किसकी बात कर रहा है? डेल px इंटू डेल वाई की बात कर रहा है, इज, ठीक है। और चार ऑप्शन है h/2π, h/4π, इंफिनिटी एंड 0। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का चैप्टर बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। या अगर मैं ऑपरेटर अलजेब्रा क्वांटम में बोलूं तो वहां से
भी ये क्वेश्चन उठकर आ सकता है। तो दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। हमको पता है क्या बात पता है कि डेल पी एक्स इंटू डेल एक्स ये किसको फॉलो करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और इनकी वैल्यू h क्रॉस बाई 2 से ज्यादा होती है, यानी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई से ज्यादा होती है। ठीक है, ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई से ज्यादा होती है। पर ये भी पता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते हैं, अगर कम्यूट करते तो दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली हम निकाल सकते थे। पर हमें ये पता है कि डेल पी एक्स इंटू पी एक्स और वाई आपस में क्या कर जाते हैं, कम्यूट कर जाते हैं, और जिसका कम्यूटेटर 0 हो जाता है। मतलब पी एक्स की मोमेंटम डिफरेंट डायरेक्शन में और पोजीशन डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली निकाली जा सकती है, क्योंकि एक्चुअल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही था कि मोमेंटम इन पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन x और क्या पोजीशन में चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन x दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली निकालना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, पर यहाँ पोजीशन दूसरी है तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। मतलब डेल पी एक्स इंटू डेल वाई, डेल पी एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी h क्रॉस बाई 2, या बोलूं h बाई 4 पाई से ज्यादा नहीं होगी, इससे क्या होगी, कम होगी। पी एक्स इंटू डेल वाई इज ऑलवेज लेस देन h क्रॉस बाई 2, या बोलूं मैं h अपॉन 4 पाई से कम होगी। तो इससे कम कौन सी वैल्यू है, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये ज्यादा है h अपॉन 4 पाई, ये इसके इक्वल टू में नहीं आएगा। ठीक है, और बात करूं मैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, ये तो एक ही बात है। ठीक है, इनफाइनाइट भी ज्यादा है, इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन क्या है, फोर्थ। बिल्कुल, कम्यूट करते हैं 0 इज द आंसर। आओ बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अब फोर्थ क्वेश्चन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिख रहा होगा, कह रहा होगा कि द IR स्पेक्ट्रम ऑफ HCl शोज 3 बैंड। कि हाँ भाई, HCl जो है वो 3 बैंड शो करता है, किसमें, IR स्पेक्ट्रम में। 3 बैंड शो हो रहे हैं किसमें, IR स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पूरा पेपर सोल्व कराने में बहुत समय लग जाएगा। बस मुझे अप्रोच बतानी है और बिल्कुल मैं कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। HCl में 3 बैंड शो करते हैं। उसने बोला कि जो मोस्ट इंटेंस है, ठीक है, वो है 2890 सेंटीमीटर इनवर्स पर। मतलब उसका वेव नंबर दिया हुआ है कि इसका वेव नंबर मोस्ट इंटेंस पीस का है 2890 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसने बोला है कि जो दो बीक वाले, क्योंकि 3 बैंड है तो दो बैंड की इंटेंसिटी और बची है। ठीक है, तो 2 बीकर बैंड जो हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। देखो, आप लोगों को पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या बोलूं मैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो हमें पता चल गया इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर भी होती है। ठीक है, तो वो बीकर बैंड होंगे जिसका वेव नंबर कम होगा, वो उनकी इंटेंसिटी इस वाले से जिसका वेव नंबर कम होगा, दो बैंड का, उनकी इंटेंसिटी ही क्या होगी, इस वाले बैंड से कम होगी। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, क्योंकि बाकी और में वेव नंबर इससे ज्यादा है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। आओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नेट गेट का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सच बात बोलो तो गेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और वो भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पर इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है। सच बात बताऊं तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, वो इसको देना किसी और रेस्पेक्ट में चाहिए था, पर इन्होंने किसी और रेस्पेक्ट में दे दिया। इन्होंने बोला है कि लाइन की विड्थ ऑफ द लाइन, विड्थ दे रखी है 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है, और उसका लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट पूछा है। लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट पूछा है। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट पूछा है, यानी टाउ पूछा है, टाउ हमसे पूछा है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, डेली इंटू डेल टी भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस बाई 2 होता है। ठीक है, या बोलूं मैं h क्रॉस, ठीक है, से ज्यादा होता है। अब इसी तरीके से हमारी विड्थ और लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट में भी एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है विड्थ इंटू लाइफ टाइम। विड्थ इंटू लाइफ टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h।
h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, अब हमें तो वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू ही मान के चलेंगे। वैल्यू निकालनी है तो क्या इक्वल टू ही मान के चलेंगे। तो विड्थ की वैल्यू क्या है 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स इनटू लाइफ टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। देखो जो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है वो होती है जूल सेकंड, और यहाँ जो मेरी विड्थ है वो है सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो h अपॉन 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, आएगा। अब मुझे टाइम तो किस में चाहिए होता है सेकंड में, तो h की यूनिट क्या है जूल सेकंड, तो मुझे सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। और मैंने अपने जो फिजिकल स्पेक्ट्रा चैप्टर है उसमें यूनिट कन्वर्जन में सिखाया था कि कैसे सेंटीमीटर इनवर्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें जूल में। किस में कन्वर्ट करते हैं जूल में। तो सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी होती है किससे hc से, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो टाउ हो जाएगा हमारा यहाँ h अपॉन 0.33 इंटू h इंटू c। तो किस में कन्वर्ट हो गया ये जूल में कन्वर्ट हो गया। देखो क्यों जूल में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ तो 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स था, किसमें था 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स थी विड्थ। ठीक है, अगर इसे मैं h से मल्टीप्लाई करूँ तो h की यूनिट क्या होगी जूल सेकंड हो गई, और c स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स होगी। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर से ये कट जाएगा, सेकंड इनवर्स से सेकंड कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.33 जूल आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर देंगे 3.0 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻34। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻34 इंटू 3.0 इंटू 10⁻+10 किसमें, ये वैल्यू अब किसमें हो जाएगी जूल में। तो एक्चुअली मुझे h से h काटना है इसलिए मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। तो बस मैंने बताया कि कैसे सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट करते हैं hc से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये h से h कट जाएगा, तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ की वैल्यू आ जाएगी 1/0.33 इंटू 3.0 इंटू 10⁻10। ठीक है, और ये किस में आ जाएगी, अब ये सेकंड बचेगा क्योंकि ऊपर जूल सेकंड से जूल सेकंड कट गया होगा, क्योंकि h की यूनिट जूल सेकंड होगी, तो h की यूनिट जूल सेकंड से कट गया होगा। 0.33 किसमें था सेंटीमीटर इनवर्स में था, और c की यूनिट क्या थी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कट गया होगा, पर सेकंड ऊपर जाकर क्या बन गया होगा सेकंड, तो यानी रिलैक्सेशन टाइम किस में आ जाएगा ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो टाउ इक्वल्स टू 1/0.33 इंटू 3, और 10⁻10 अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 10⁻10 सेकंड। अब ये देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 0.33 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 ही है, 1 इंटू 10⁻10 सेकेंड। तो ये टाउ की वैल्यू मतलब लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट क्या गया 1 इंटू 10⁻10 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन इस टाइप में नहीं है, किसमें है 0 से 3 सेकेंड, पिको सेकेंड एंड इन्फिनिटी। देखो अब हमें पता है कि अगर मैं यहाँ 1 इंटू 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10⁻2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना किस में हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लाना है, तो ये 10⁻2 क्या होगा 100 होगा, और ये 10⁻2 जाके ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, तो इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻2 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया टाउ इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻12 सेकेंड। अब आपको पता है 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 पिको सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻12 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये क्या हो गया पिको सेकेंड की यूनिट होगी, तो टाउ मेरा कितना आ गया 100 पिको सेकेंड आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है भाई थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को ये रिलेशन पता ही नहीं होता है। विड्थ इनटू लाइफ टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए, ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही आता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बिल्कुल फिर से मेरे क्वांटम के बहुत क्वेश्चन है भाई, जो भी मैंने क्वांटम के लेक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहा है या क्वांटम से, और क्वेश्चन नंबर मैं 6 तक पहुंच गया, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक क्यूबिक बॉक्स है, बिल्कुल मैंने बताया था कि ये इस टाइप के क्वेश्चन, जब मैंने क्वांटम पढ़ाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यूबिक बॉक्स है और उसकी एनर्जी, उसकी लेंथ क्या है, क्यूबिक बॉक्स की बात है हो रही है, क्यूबिक बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है, जिसकी एज लेंथ क्या है, एज लेंथ क्या है, कितनी है, ए है, ठीक है। तो बात करेंगे कि क्यूबिक बॉक्स की एनर्जी जो दे रखी है उसने, वो दे रखी है 16h² अपॉन 8ma², और उसने पूछा है कितनी स्टेट की एनर्जी इससे कम होगी या इस रेंज में होगी, इस रेंज में होगी। तो बिल्कुल सबसे जो कम एनर्जी ग्राउंड स्टेट, हमने बताया था क्यूबिक स्टेट की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ क्यूबिक बॉक्स होती है, ठीक है, क्या होती है, Na² प्लस Nv² प्लस Nc², ठीक है, तीनों डायरेक्शन में क्या, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपॉन h² अपॉन 8ml, l की वैल्यू a है, a², दिस इज द आंसर, ठीक है। अब इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इससे कम आनी चाहिए, तो हमें बेसिकली Na² प्लस Nv² प्लस Nc² की ऐसी वैल्यू चाहिए जिनकी वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 16 तक हो। तो बस ऐसे ही, ये मैंने बताया था हिट एंड ट्रायल से होता है। अब सबसे पहले सबसे कम की वैल्यू क्या होगी कि तीनों स्टेट की एनर्जी 1 हो, क्योंकि भाई देखो आपको पता है कि 1D बॉक्स हो या 2D बॉक्स हो या 3D बॉक्स हो, n की वैल्यू जो मिनिमम होती है ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होती है, 1 होती है ग्राउंड स्टेट के लिए। n इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले Na Nb Nc तीनों की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 तीनों की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी क्या मिल जाएगी, मुझे E1 निकाल रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगी 1² प्लस 1² प्लस 1² इंटू h² अपॉन 8ma², तो ये कितनी होगी 3h² अपॉन 8ma²। तो एक सेट तो मुझे मिल गया 1 का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिस्ट बना लेता हूँ, पहला सेट ऑफ स्टेट क्या मिल गया 1 स्टेट, ठीक है। दूसरे की बात करता हूँ, अगेन अगली वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर अगला इससे ऊपर चलेंगे तो कोई भी एक 2 बन सकता है, बाकी दो 1 बन सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 2² 1² प्लस 1², तो यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 और ये 6, ये बन जाए 6h² अपॉन 8ma²। ये भी क्या है, इससे 16h² अपॉन 8ma² से कम है। तो दूसरा सेट ऑफ वैल्यू मुझे मिल गया 2 1 1, ठीक है। अब देखो इसके और भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, 2 1 1 के इस तरीके से 1 2 1 हो, ठीक है, या 1 1 2 हो। तो मैंने एक चीज सिखाई थी, जब ABC के अरेंजमेंट देखते हैं हम, जब ABC के अरेंजमेंट देखते हैं, यहाँ देखो अगर ABC के अरेंजमेंट देखते हैं, ये तीनों डिफरेंट नंबर हैं, तो ये कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये 6 डीजनरेट स्टेट पर बनाते हैं। अगर आपने क्वांटम के लेक्चर देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं भाई ये, ठीक है। अगर 2 सिमिलर हो और एक कलर हो तो ये 3 अरेंजमेंट 3 डीजनरेट स्टेट पैदा करते हैं, ठीक है। और अगर ये तीनों ही सेम हो तो ये सिर्फ एक ही टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, क्योंकि पता है ना क्या होता है, क्योंकि इसे होता है, क्योंकि जैसे ये 3 फैक्टोरियल बनेंगे, इसके अरेंजमेंट इसके बनेंगे क्या, इसके बनेंगे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और इसके बनेंगे 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला है, चैप्टर पढ़ा ही होगा आपने मैथमेटिक्स में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बाकी मैंने बता दिया है कि अगर तीनों नंबर डिफरेंट हो तो 6 डीजनरेट स्टेट बनाएगा, 6 पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, 2 एक से हो, एक अलग हो तो 3 डीजनरेट स्टेट, और तीनों सेम हो तो 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 1 से मुझे कितनी स्टेट मिल गई, एक पॉसिबल अरेंजमेंट। यहाँ से कितने अरेंजमेंट मिल गए, 3 पॉसिबल अरेंजमेंट मिल गए, ठीक है। आओ अगली वैल्यू देखते हैं। अब अगली वैल्यू क्या हो सकती है, ये इसके सारे अरेंजमेंट देख लिए हमने, 2 1 1 1 1 2 के। वो अगला है 2 2 2, अगर 2 2 2 वैल्यू हो तो सबको 2 2 2 कर दो, तो 2 4 4 8 4 12 12h² अपॉन 8ml², ये भी कम है 16 से। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट जो मिल गया मुझे वो मिल जाएगा 2 2 2 मिल जाएगा, और ये भी तीनों सेम है, ए टाइप है तो एक डीजनरेट स्टेट, ठीक है। यहाँ डीजनरेट स्टेट, कितनी डीजनरेट स्टेट पॉसिबल होंगी, ठीक है। अगला मुझे क्या मिल सकता है, अगला इससे पहले मुझे एक और मिल सकता है, देखो कि कोई तीनों 2 मान ली, अब मैंने कोई 2 2 हो और 1 1 हो,
ऐसा भी तो हो सकता है। अभी हमने इससे क्या माना था, 1 2 माना था और 2 को 1 माना था। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 2 हो और 1 की 1 हो, तो ये क्या बनेगा 2 2 1, तो ये क्या बन जाएगा 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो 9h²/8ml², तो एक वैल्यू अरेंजमेंट क्या बन जाएगा मेरा 2 2 1 बन जाएगा। और इसमें ये ए बी टाइप का है तो इसकी कितनी डीजनरेट स्टेट होंगी, 3 डीजनरेट स्टेट होंगी, ठीक है। अगली 2 वाले सारे का एंड हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है 3 1 1 हो, क्या हो 3 1 1 हो, तो 3 1 1 में वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3² + 1² + 1², 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 और 1 11, तो ये क्या बन जाएगा 11h²/8m², ठीक है। तो ये वैल्यू ये भी कम है 16h²/8m² से, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 1, तो ये कितनी स्टेट हो गई, ये भी किस टाइप का होगा, ए बी टाइप का होगा, क्योंकि 2 सेम है एक डिफरेंट है, तो इसकी भी 3 डीजनरेट स्टेट हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या बन सकता है 2 3 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं क्या, देखूं कोई 2 3 लेके देख सकते हैं। 2 3 लेंगे तो 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 9 18 1 19, ये ज़्यादा हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3 2 1 पॉसिबल है। अगला क्या पॉसिबल है 3 2 1, 3 2 1 का अरेंजमेंट देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3² + 2² + 1², ठीक है h², तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13 और 1 14, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 14h²/8m², जो भी इससे कम है। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट इस क्या हो जाएगा 3 2 1, इसके अलावा कोई भी वैल्यू लोगे वो इससे ऊपर हो जाएगा। अब ये तीनों अलग अलग नंबर है, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट हो गया, तो 6 डीजनरेट स्टेट होगी। तो ओवरऑल कितनी स्टेट ऐसी, मतलब चाहे वो डीजनरेट या नॉन डीजनरेट की उसने बात नहीं की है, उसने पूछा है कितनी टोटल स्टेट होंगी जिनकी एनर्जी की वैल्यू इस रेंज में होगी, मतलब इस तक होगी, ठीक है। तो ऐड कर देंगे 1 + 3 4 और 1 5 3 8 8 और 3 11 और 6 17 ऐसी स्टेट होंगी जिनकी एनर्जी इस स्टेट में होगी। तो इसमें 17 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने इसलिए टाइम लगाया क्योंकि DU और BHU जैम की बात करूं मैं, इन तीनों एग्जाम के लिए तो ये फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि ऐसा रिलेटेबल क्वेश्चन उसकी देने की आदत गई नहीं है। हर ईयर रिपीट होता है, हर ईयर, एवरी ईयर, मेरे पॉइंट को नोट करें, एवरी ईयर रिपीट होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा, कुछ क्वेश्चन तो 1 मिनट में भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली लैंग्वेज बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, याद करने वाले होंगे, फैक्ट बेस्ड होंगे। तो फैक्ट बेस्ड वाले तो बता ही सकते हैं हम। देखो जैसे 7th क्वेश्चन है, 7th में उसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिंपलेस्ट NMR स्पेक्ट्रम। सिंपलेस्ट NMR स्पेक्ट्रम 1H 2D 3H एंड 4H। अब सिंपलेस्ट NMR स्पेक्ट्रम तो 1H का ही होता है, क्योंकि इसकी I की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। जिसकी I की वैल्यू हाफ होती है वही अच्छा स्पेक्ट्रम देता है, और हमें पता भी है NMR में प्रोटॉन NMR सबसे बेसिक NMR है। तो सिंपलेस्ट किसका हो गया 1H का, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं 7 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 कंटेन्स कितनी, IR स्पेक्ट्रम में CO2 के कितने बैंड होंगे। देखो CO2 के बेसिकली स्पेक्ट्रम में 3 बैंड होते हैं। 3 बैंड में क्या होते हैं, 2 IR एक्टिव बैंड होते हैं, ठीक है, और एक रमन एक्टिव होता है, एक रमन एक्टिव होता है, ठीक है। एक्चुअली CO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS को कंटेन करता है। तो COS जो मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री को कंटेन करते हैं वो म्यूचुअल कंडीशन, म्यूचुअल थ्योरम ऑफ IR और रमन स्पेक्ट्रा फॉलो करते हैं। ये एक थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या, म्यूचुअल कंडीशन of active band for IR and Raman spectra of center of symmetry containing molecule, center of symmetry containing molecule की जो मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेन करते हैं उनके अंदर जो बैंड IR एक्टिव होते हैं वो रमन के इनएक्टिव होंगे,
ठीक है, और जो रमन एक्टिव होंगे वो IR इनएक्टिव होंगे, यानी दो बैंड यहाँ IR एक्टिव हैं तो ये दोनों क्या होंगे, रमन इनएक्टिव होंगे, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ऐसा सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के होता है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ये जब मैंने IR बढ़ाया होगा तब ये भी बताया होगा, ये रमन बढ़ाया तब बताया होगा। और वन रमन एक्टिव होगा तो ये IR इनएक्टिव होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमने उसने हमसे पूछा था IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2, तो IR में तो दो ही बैंड है, एक्टिव बैंड है, तो IR ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 कितने बैंड कंटेन करेगा, 2 बैंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ से मैं बहुत सारी चीज की नॉलेज दे रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट बता देता कि 2 बैंड है। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं होता, ये ऐसे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन का बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया, कहाँ किस टॉपिक से उठकर आया है, वो बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना तो आना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। आपको यही नहीं पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया, तो आप सोल्व क्या घंटा करोगे, क्या लगाओगे उसमें, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, कुछ सोल्व नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और पहला प्लेटफॉर्म है मैं बता रहा हूँ जहाँ कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, वो भी इस मैनर में। ठीक है, आप पूरा चेक कर सकते हैं कि कहीं नहीं मिलेगा। अब आगे की गारंटी नहीं लेता मैं, आगे और कोई कराने लगे, पर पहली यही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन नंबर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन है। ग्रुप थ्योरी का पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका C2B पॉइंट ग्रुप है, और मॉलिक्यूल दिए गए हैं B2H6, ठीक है, दूसरा C2F4, तीसरा NH2Cl, और फोर्थ वन इज क्या, थायोफीन। सबसे पहले तो सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। B2H6 का कैसे होता है कि BH, ठीक है, H, और ये प्लेन में मॉलिक्यूल, ये प्लेन में, ये B2H6 का मॉलिक्यूल होता है। और इसका पॉइंट ग्रुप मैं बता दूं तो इसका पॉइंट ग्रुप होता है D2H। क्या होता है, D2H। B2H6 का D2H पॉइंट ग्रुप होता है, क्योंकि पेंडिकुलर क्या होती है, एक C2 एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर नहीं में। देखो यहाँ से अगर मैं C2 एक्सिस डालूं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल को रोटेट करूं तो बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। उसके परपेंडिकुलर में 2 C2 एक्सिस हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। और D2H का यही तो होता है कि एक सीट प्रिंसिपल एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर में 2 सीट जितनी देखो कि मतलब प्रिंसिपल एक्सिस CN, तो उसके परपेंडिकुलर में क्या होनी चाहिए, NC2 एक्सिस होनी चाहिए परपेंडिकुलर, वही D पॉइंट ग्रुप बनाते हैं। और ऐसा इसमें पॉसिबल है, इसलिए D2H है। C2H4 की बात करूं, C2F4 या H4 एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है। बेसिकली ये इथीन या क्या टेट्राफ्लोरोइथीन है, तो C2F4 टाइप का। तो इसका भी पॉइंट ग्रुप की बात करूं तो ये भी सेम D2H पॉइंट क्लास ऑफ पॉइंट ग्रुप से है, इसका भी पॉइंट ग्रुप D2H है। आपको इनका भी मॉलिक्यूल पता चल जाएगा। NH2Cl की बात करूं, H, ठीक है, अगर इसके मैं वेज पे ले लूं, डैश पे ले लूं एक H को, प्लेन में Cl ले लूं और एक लोन पेयर। अगर मैं बात करूं इसका पॉइंट ग्रुप होता है CS, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक C2 एक्सिस होती है और एक सिग्मा प्लेन होता है, एक C2 एक्सिस होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, इसमें सॉरी C2 एक्सिस नहीं होती, एक E होता है और एक सिग्मा प्लेन होता है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या बन जाता है, CS। एलिमेंट हो गई E प्लस सिग्मा, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, CS। देखो ये हो गया D2H, ये क्या हो गया, ये भी D2H, ये हो गया CS पॉइंट ग्रुप। और थायोफीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बता दूं तो थायोफीन ऐसा होता है, ठीक है, और इसका पॉइंट ग्रुप यहाँ लोन पेयर, अगर बात करूँ यहाँ लोन पेयर, और इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, एक C2 एक्सिस और एक सिग्मा प्लेन। ठीक है, C2 एक्सिस ऐसे पास होती है C2 एक्सिस, और यहीं से सिग्मा V प्लेन, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2V। तो हमें पूछा था कि कौन सा मॉलिक्यूल C2V पॉइंट ग्रुप रखता है, तो उसका आंसर क्या है, थायोफीन। देखो सबके स्ट्रक्चर भी पता चल गए, सबके पॉइंट ग्रुप भी पता चल गए। एक क्वेश्चन के अंदर आप 4 क्वेश्चन सीख गए हो। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भाई क्वांटम का क्वेश्चन है।
या बोलो ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का भी है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स मैंने एक बात नोट की है कि जो BHU का पेपर है उसमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोगों को पढ़ानी पड़ेगी, तो बिल्कुल पक्का स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे। बट बेसिक से आए, पार्टीशन फंक्शन से आए, मैं इसी पेपर के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट सारे सॉल्व करा दूंगा स्टैटिस्टिकल के जहां से क्वेश्चन आया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप ये पेपर भी देख लोगे तो आपको उतना आइडिया हो जाएगा कि उतना काम चल जाएगा कि कोई भी स्टैटिस्टिकल का क्वेश्चन आए वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व नहीं करा रहा हूँ, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, और वो बड़ी चीज है, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, उसके टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्पिन फंक्शन कंपोनेंट लिखना है। स्पिन फंक्शन कंपोनेंट लिखना है किसके लिए? इन द H2 के लिए, H2 ग्राउंड स्टेट के लिए। तो सिंपल सी बात है, ये तो स्पिन फंक्शन कंपोनेंट ऑफ H2 ग्राउंड स्टेट का क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है H2, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों का इसकी स्पिन अल्फा मान लो, इसकी बीटा, तो दोनों की स्पिन एक की सिमेट्रिक। तो H2 में बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर इसकी स्पिन ऐसी है तो दूसरे H की अपोजिट स्पिन होगी, तभी तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो इसका स्पिन फंक्शन कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा? स्पिन फंक्शन कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा कि अल्फा 1 की स्पिन तो बीटा की स्पिन अपोजिट, माइनस अगर बीटा की स्पिन अपोजिट तो अल्फा की स्पिन 1, ठीक है। सॉरी, अल्फा की 2 तो बीटा की 1, ये इस टाइप का स्पिन कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है क्या कोई सा? हाँ बिल्कुल है। 4th निगेटिव साइन आया है क्योंकि ये H2 के लिए निगेटिव ही यूज होता है, क्योंकि दोनों में से एक पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। दोनों एडिशन का मतलब हो जाता है कि दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना, ठीक है। तो निगेटिव साइन इम्प्लाइज इसलिए होगा, तो अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1, दिस इज द स्पिन फंक्शन कंपोनेंट, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक फंक्शन कंपोनेंट को फॉलो करता है, इसलिए निगेटिव साइन है। सिमेट्रिक को करता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है बेसिकली। तो ये 10th क्वेश्चन हो गया। आओ इसके बाद करते हैं हम 11th क्वेश्चन की बात।